मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 5 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वो स्टार्ट करेंगे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? तो वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किए गए प्रमुख प्रयास क्या क्या हैं? आप जो पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो वो जो आज जिस रूप में है उस रूप में पहले से नहीं था, पहले से अव्यवस्थित था बहुत, क्योंकि तत्व की खोज बार बार हो रही थी, लगातार हुई जा रही थी और उसको अरेंज करने में बहुत सारे साइंटिस्ट प्रयास कर रहे थे। उसी पे ये चैप्टर बनाया गया है कि कौन कौन से साइंटिस्ट का बेस्ट प्रयास रहा और फिर कैसे कैसे उनमें सुधार आया। तो सबसे बेस्ट जो माना जाता है स्टार्टिंग वाला, ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया, लेकिन सबसे पहले में जो एक अच्छा पॉपुलर हुआ था वो था डोबेराइनर के ट्राइड्स, यानी डोबेराइनर के त्रिक, डोबेराइनर्स ट्राइड। उसमें क्या था, डोबेराइनर साइंटिस्ट का नाम है, इनके त्रिक मतलब होता है तीन, 1 2 3, तीन चीज एक एक साथ रखेंगे, वो तीन तीन तत्वों को एक साथ रखे थे। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता था तो तीन तत्वों के समूह यानी त्रिक में के बीच आने वाले तत्व जो हैं उनका परमाणु द्रव्यमान जो है पहले और तीसरे तत्व के, ध्यान रखिएगा, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता था। यानी जैसे यहाँ पे एक तत्व रखे, यहाँ पे एक तत्व रखे, तो इस दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान का औसत है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। इसीलिए इस व्यवस्था को, इस तरीके की व्यवस्था को त्रिक कहा गया। तो डोबेराइनर के त्रिक क्या है कि जब भी आप दो तत्वों को सजाए, उस डोबेराइनर साहब ने क्या किया कि जब भी तो दो तत्वों को सजाए तो उनके बीच का एक ऐसा तत्व लाया गया जो उन दोनों का जो 1 और 3 यानी फर्स्ट एंड थर्ड के तत्वों के औसत जो परमाणु द्रव्यमान है उसके बराबर रखा गया। और ऐसे में उन्होंने तीन तीन तत्वों का समूह सजाया, समूह को व्यवस्थित किया। तो ये कुछ दिन तक तो पॉपुलर रहा, लेकिन फिर हुआ क्या, दिक्कत क्या हुआ, क्यों हमको आगे शिफ्ट होना पड़ा, दूसरे साइंटिस्ट पे निर्भर रहना पड़ा? तो सीमाएं इसमें आ गई। यह नियम जो है केवल कुछ ही तत्वों के त्रिकों पर लागू होता है, मतलब बहुत लिमिटेशन था इसमें, बहुत कम ही तत्व जो है इनमें फॉलो हो पाए, तो इसीलिए इसको हमको छोड़ना पड़ा। दूसरा सेकेंड सेकेंड वाला जो फेमस हुआ था वो हुआ था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, जिनको ऑक्टेव्स बोला जाता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये 1866 में आया था। आप देख सकते हैं कितने दिनों तक ये ट्रायड जो है यानी डोबेराइनर की त्रिक जो है 1817 में आया था। उसके बाद 1866 यानी इतने दिनों तक ट्रायड के ही चर्चा रही और बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। लेकिन उसके बाद जब 1866 में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया तो फिर ये इसका वैल्यू कम हो गया। अब न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है क्या, देखते हैं। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया। मतलब जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तत्वों का, वैसे वैसे क्रम में उनको व्यवस्थित किया गया। और ये देखा गया, उन्होंने, साइंटिस्ट ने देखा कि प्रत्येक आठवां तत्व जो है उनके गुण पहले तत्व के गुण के समान है। तो ये ऑब्जर्वेशन उनका आया कि आठवां तत्व का गुण जो है पहले तत्व के गुणों के समान था। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन ये। और जैसे संगीत में क्या होता है, संगीत के सुरों में क्या होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आठवां जो है यानी आठवां जो तत्व आएगा, आठवां जो सुर आएगा वो पहले के समान हो जाता है। तो वही चीज़ इनका भी था कि आठवां तत्व के गुण जो है पहले तत्व के गुण के समान हो जाएगा। तो इस तरह से इसको न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा गया। अब इसमें भी सीमाएं क्या हैं ये फॉलो हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद जब सीमाएं आई तो फिर ये रुक गया, इसका फॉलो होना बंद हो गया। तो यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। और उस समय तक जो है प्रकृति में केवल 56 यानी 56 तत्व थे।
तो इनका कहना था, न्यूलैंड्स का कहना था कि इतना ही तत्व जो है कल्पना किए थे कि इतना ही तत्व रहने वाला है, आगे तत्व का खोज नहीं होगा। लेकिन जब आगे खोज हुई तत्व का तो फिर इनका नियम जो है फेल कर गया, यानी सीमाएं इनमें आ गई। तो ये दो बात ध्यान रखनी है कि कैल्शियम तक ही ये नियम लागू होता है, और दूसरा कि उस समय 56 यानी 56 तत्व थे तो उतना ही तक लागू हो पाया, और इनका कहना था आगे तत्व नहीं बनेगा। तो इन दो कारणों के कारण न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है नहीं फॉलो हुआ आगे। अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। इसमें क्या पढ़ना है, तो ये देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आधार। इन्होंने, इनका एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ था जब तक हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल नहीं बना, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण जो सारणी जो है वो नहीं बना था, तब तक बहुत दिन तक मेंडलीव्स बहुत फेमस रहे थे, क्योंकि इनका बहुत हद तक अच्छा था। बस कुछ गलतियों के कारण इनका जो है वो सीमाएं आया, इनके आवर्त सारणी में सीमाएं आया। आधार क्या इन्होंने रखा, तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं उन और उनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणों दोनों में एक समानता होती है, इसी का उन्होंने आधार बनाया। तो विशेष रूप से H और O के साथ बनने वाले यौगिकों के सूत्र भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था उस समय, यानी ये समानता बताया। आधार इनका बस ये है कि परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो है उनमें समानता होती है। जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, रासायनिक गुणधर्म भी अलग होती है। इसके बाद इनका आवर्त नियम यानी पीरियडिक लॉ वेरी फेमस है, ये पूछता है एग्जाम्स में कि आवर्त नियम मेंडलीव्स का लिखें। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के गुणधर्म जो हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है लाइन, कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यानी तत्वों का गुण वैसा ही होगा जैसा परमाणु द्रव्यमान होगा, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा उनके आवर्ती फलन होती उन्हीं के अनुसार गुणधर्म भी चेंज होता रहेगा। अब इनकी उपलब्धियां देखते हैं। उपलब्धियां में पहला पार्ट जो है वो है कि अपनी सारणी में नए तत्वों, जो गलती डोबेरानर और इनका न्यूलैंड्स का गलती हुआ था पीरियडिक टेबल में, वो दो गलती से ये बचे। ये इन्होंने क्या किया कि अपनी सारणी में नए तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए, जैसे कि एका एल यानी एल्युमिनियम के लिए एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, ये सब जगह उन्होंने छोड़ के रखा। बाद में खोजे गए तत्व जो हैं जर्मेनियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म जो हैं मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणियों में जो किए गए थे वो समान पाए गए। यानी मेंडलीव का कहना था कि अभी तो तत्व नहीं खोजे गए हैं, लेकिन जब ये खोजे जाएंगे तो उनके लिए उनको जगह वो छोड़ के रखे थे। एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन ऐसे करके नाम रख के उनका वो जगह छोड़ के रखे थे। तो गैलियम और जर्मेनियम जब खोजा गया तो उनकी जगह पे उनकी जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी तो वो पुट हो गया, वो सूट कर गया उसमें, तो इससे वो और पॉपुलर हो गया था। अब दूसरा इनका अच्छी बात क्या थी कि अक्रिय गैसों की खोज होने पर, जब अक्रिय गैस खोज हुआ तो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना जो इन्होंने सेट कर रखा था उसको बिना डिस्टर्ब किए नए समूह में रखा जा सका। इन्होंने इतना बढ़िया वो पीरियडिक टेबल यानी आवर्त सारणी को सेट किया था कि अक्रिय गैस जब तक खोज नहीं हुआ था तब तक तो ठीक रहा ही, और अक्रिय गैस की खोज होने के बाद भी पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रखा जा सका। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की। अब आते हैं सीमाएं पे, तो इनका सीमाएं क्या था, तो सीमाओं में देखते हैं। इनकी सीमा में जो पहली सीमा थी वो थी लिमिटेशंस, हाइड्रोजन की स्थिति जो है निश्चित नहीं की जा सकी। ये सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, अक्सर लिमिटेशंस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मेंडलीव्स की आवर्त सारणी की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं की उन्होंने, मतलब उन्होंने हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं किया था। और सेकेंड सीमा क्या थी, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स की स्थिति अस्पष्ट थी। आइसोटोप्स जैसे जैसे खोजे जा रहे थे ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि उनको रखा कहाँ जाएगा, क्योंकि आप देखे होंगे इनका जो आवर्त नियम इन्होंने बनाया था तो उसमें इन्होंने बताया था कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के
आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जैसे जैसे चेंज होगा तो उनको अलग रखना होगा। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि समस्थानिक के लिए जगह स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। कोई भी चीज़ का, कोई भी तत्व का जो है समस्थानिक क्या होता है कि उनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होता है। तो फिर उनको अलग कैसे रखेंगे, ये प्रॉब्लम आने लगी। तो इस कारण से पहला प्रॉब्लम था हाइड्रोजन वाली और दूसरा समस्थानिक यानी आइसोटोप्स वाली, दो प्रॉब्लम आ गया। अब चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम पे। तीसरा जो समस्या थी, लिमिटेशंस था, वो क्या था? कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा था इनको, जैसे कोबाल्ट को निकेल से पहले रखना पड़ा। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी कि कहीं कहीं क्या हो रहा था कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जो है कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा जाने लगा, तो इससे उनको प्रॉब्लम होने लगा। इन तीनों प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम्स के कारण, लिमिटेशन जो भी था उसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो हमारी फेल करने लगी, उनकी सीमाएं आने लगी। तब हम लोग को शिफ्ट करना पड़ा आधुनिक आवर्त सारणी की ओर। चलिए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसमें होगा क्या? इसकी आधार सबसे पहले तो मेंडलीव्स ने जो आधार रखी, हेनरी मॉसले, इनका साइंटिस्ट का नाम है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा योगदान हेनरी मॉसले का ही है। तो इन्होंने बताया कि तत्वों का जो आधारभूत गुण होता है, जो मेंडलीव बोले थे कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, वो गलत इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि तत्वों का आधारभूत गुण जो है परमाणु संख्या से वो रिलेट करता है कि परमाणु या तत्वों का आधारभूत गुण जो है वो परमाणु संख्या है। मतलब आधारभूत गुण परमाणु संख्या पे ही निर्भर करती है। परमाणु संख्या जैसे जैसे अलग करेंगे आधारभूत गुण जो है वो बदलते जाएगा। अब है आधुनिक आवर्त नियम। ये क्या था? तो ये नियम था तत्वों के गुणधर्म जो है उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। जो हम लोग मेंडलीव्स में याद किए थे वो सेम लाइन है, बस वहाँ पे परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे था और ये यहाँ पे परमाणु संख्या इन्होंने बताया। और इनका अभी तक पॉपुलर है, अभी तक इनमें कोई सीमाएं नहीं आई है। तो बहुत हद तक हम बोलेंगे कि मेंडलीव्स सही ही थे, लेकिन वो एक ही उनसे गलती हुई थी कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये चीज़ वो नहीं समझ पाए थे। ये बाद में पता चला था कि तत्वों के गुणधर्म जो है उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु संख्या जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे तत्वों के गुणधर्म जो है बदलते जाएंगे। अब आते हैं संरचना पे। तो संरचना कैसा था? तो सारणी में जैसी वो सारणी बनाए उनमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ रखे गए जिन्हें समूह कहते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा। ग्रुप्स टोटल यानी समूह टोटल कितना है? तो 18 है। ऊर्ध्वाधर रखे जाते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जैसे बना के रखे जाते हैं। और सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, यानी 18 ग्रुप्स है, 7 पंक्ति है। 18 आपका ग्रुप होगा और 7 आपका जो है क्षैतिज पंक्तियां होगा, जिनको आवर्त कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो 18 ग्रुप्स 7 पीरियड्स। अब आते हैं नेक्स्ट, इनका जो है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रवृत्ति कैसी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। ट्रेंड्स कैसा चलेगा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। चूँकि ये पॉपुलर हो गया तो आगे इस पर स्टडी होने लगी और एनालिसिस होने लगा। तो ये प्रवृत्ति कैसी है ये देखते हैं। तो गुणधर्म सबसे पहले हम लोग देखेंगे। गुणधर्म प्रॉपर्टी समूह में ऊपर से नीचे जाने पे कैसा होगा और आवर्त में बाएं से दाएं। चूँकि आवर्त कैसा होता है, पीरियडिक टेबल अभी हम एनसीईआरटी से रेफरेंस लेके बताएंगे तो आपको पता चलेगा। आवर्त जब भी हम लोग जाते हैं ना तो दाएं से बाएं ही जाते हैं, और समूह में जब हम आते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं। तो इस तरह से समूह में जब जाएंगे ऊपर से नीचे तब क्या होगा ये गुणधर्म का, और आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तब क्या होगा उसके गुणधर्म का। तो देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा है वो है संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी। वैलेंसी जब भी समूह में हम जाते हैं ऊपर से नीचे जाने पे वैलेंसी जो है समान रहती है। ध्यान रखना है, ये समान रहेगी। दूसरा पार्ट क्या है? तो परमाणु साइज या त्रिज्या।
त्रिज्या जैसी होगी वैसा ही परमाणु साइज होगा, इसलिए दोनों एक साथ लिखा है। सेकेंड में है परमाणु साइज या त्रिज्या। समूह में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा कि परमाणु का साइज या त्रिज्या जो है वो बढ़ने लगता है, ये बढ़ता जाता है, नए कोष जुड़ते हैं इसलिए वो बढ़ता जाता है, ये इसका रीजन है। अब तीसरा जो है वो है धात्विक गुणधर्म। तो धात्विक गुणधर्म जो है यानी धात्विक ये मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ते जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति वो बढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म जो है वो बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। फोर्थ है अधात्विक गुणधर्म यानी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, तो घटते जाता है। समूह में जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ये घटता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, इसीलिए ये घटता रहता है। पांचवा जो लास्ट है वो है ऑक्साइड की प्रकृति। ऑक्साइड अगर बनाएगा तो कैसा होगा, तो समूह में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, क्षार की प्रकृति बढ़ती है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आगे की क्लास हायर क्लासेस में आएगा बहुत बार, और ये सारा प्रॉपर्टी आएगा, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, ये टोटल प्रॉपर्टी आगे भी बहुत वैल्यूबल है अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो। पांचवा प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारकीय प्रकृति बढ़ती जाती है। अगर आप समूह में यानी ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारकीय प्रकृति बढ़ती जाती है। चलिए अब देखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होगा। तो आवर्त में देखेंगे, अब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं यानी ऐसे हम अगर शिफ्ट होते हैं तो क्या होगा। तो संयोजकता सबसे पहला था, संयोजकता क्या होगा, पहले बढ़ती है फिर घटती है। ध्यान रखना है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है, लास्ट वाले जो अंतिम कक्षा जो होती है उसमें बढ़ने लगता है फिर घटने लगता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते रहता है, लेकिन संयोजकता इसीलिए घटता है क्योंकि जैसे 1 2 3 4 4 तक तो क्या होगा, हमारी वैलेंसी 1 2 3 ही रहेगी। 4 में आपको पता है साझा वाले जो चैप्टर पढ़े थे अभी, कार्बन और इसके यौगिक, उसमें पढ़े थे कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर अंतिम कक्षा में होती है तो वो साझा करके अपना बॉन्ड बनाता है, आबंध बनाता है। इसके बाद जब भी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 आएगा तो हमारी इलेक्ट्रॉन की तो नंबर बढ़ रही है लेकिन वैलेंसी घट रही है, क्योंकि वैलेंसी इसका 3 मानेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, जिसके बाद ये कंप्लीट ऑर्बिट कर लेगा। और 6 में 2 चाहिए और 7 में 1 चाहिए, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। और 8 वाला तो आपको पता है पहले से ऑलरेडी फिक्स है, तो ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं करेगा, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ये था संयोजकता, संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। अब आते हैं परमाणु आकार पे। परमाणु आकार क्या होगा, घटते जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु आकार जो है आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है, अगर आप ऐसे जाते हैं तो घटता है, यानी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचते हैं, इस तरह से वो होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा धात्विक, धात्विक जो गुणधर्म था, ये अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है बाएं से दाएं जाने पे। और अधात्विक गुणधर्म जो था वो था आवर्त में बाएं से दाएं जब जाएंगे तो वो बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब इसके बाद लास्ट जो हमारा था ऑक्साइड, ऑक्साइड जो बनाने की प्रवृत्ति थी, ऑक्साइड कैसा होगा, तो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो ऑक्साइड हमारा अम्लीय हो जाएगा। यहाँ क्षारकीय इसलिए पढ़े थे क्योंकि सारे धातु होते हैं, इधर इधर धातु होते हैं, और इधर अम्लीय क्यों होती है, क्योंकि धीरे धीरे अधातु की ओर हम लोग बढ़ने लगते हैं। तो धातु और अधातु के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि अधातु की ऑक्साइड अम्लीय होती है। अम्ल क्षार और लवण में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े हैं इसके बारे में, और लोअर क्लासेस में भी आया था। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, समूह। समूह का डिफिनेशन है, समूह कहते किसको हैं, ग्रुप्स। एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता जो है वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसलिए उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं, और यही कारण है कि उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब आवर्त का देख लेते हैं। पीरियड्स,
एक ही आवर्त में तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। कोषों यानी सेल्स, जो सेल बाहर बना होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आप सजाते हैं, वही जो कक्षा बोला जाता है। एक ही आवर्त में तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है, लेकिन संयोजकता जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब आते हैं उपधातु और अर्धधातु यानी मेटलॉइड्स के बारे में। देखते क्या है। धातुओं और अधातुओं के बीच की स्थिति में होते हैं। अधातु मतलब उपधातु और अर्धधातु जो है मेटलॉइड्स कहाँ होंगे, तो पीरियोडिक टेबल अभी जब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से, तो धातुओं और अधातुओं के बीच की स्थिति में वो होते हैं और दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ये आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर भूलते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा, अभी हम जस्ट बताने वाले हैं कि उसमें टेढ़ी एक रेखा बनी होती है, उसी से आप याद रख सकते हैं। उसके बाएं जो होगा वो सारा धातु होगा, दाएं जो होगा वो सारा अधातु होगा। तो ये था। चलिए अब चलते हैं एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके कुछ और भी एक्सप्लेन करेंगे। ये एनसीईआरटी का आपका चैप्टर था अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखते हैं इसमें। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास। डोबेरानर की ट्राइड के बारे में, त्रिक के बारे में बताए थे। त्रिक देखिए डोबेरानर ने कैसा बनाया था। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इस टाइप से। कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से उन्होंने 3-3 का समूह बनाया था। अब देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़े। जो सुर के जो ध्वनि होते हैं, संगीत के अष्टक से ही इसका तुलना किया गया था। तो ऐसे ये 8-8 मतलब 7-7 का जोड़ा बन रहा था, ग्रुप बन रहा था, और 8वां जो होता था वो फर्स्ट के बराबर हो जाता था गुणधर्म में। अब इसके आगे देखते हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने कैल्शियम तक ही लागू हुआ था इनका धर्म। इनका जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था वो कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ था। 56 तत्व विद्यमान थे उस समय। तो ये सब चीज़ था। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया। और नोबेल गैसों का जो खोज हुआ था ना, तो अष्टक का सिद्धांत जो है वो फेल कर गया था। ये भी एक प्रॉब्लम था जो छूट रहा था इनका, मतलब लिमिटेशंस था इनके पीरियोडिक टेबल का। अब आगे चलते हैं। और व्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी एक बार देख लीजिए। मेंडलीव का आवर्त सारणी देखिए यही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 टोटल ग्रुप बनाए गए थे और पीरियड्स कितने थे, तो 6 पीरियड्स थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेंडलीव ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया था। और अक्रिय गैस जब खोजी गई थी तो इधर ही उनको सेट किया गया था। इनके लिए जगह ऑलरेडी इनका छेड़छाड़ नहीं करना पड़ा। और हाइड्रोजन का पोजीशन इन्होंने फिक्स नहीं किया था, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स था। और आइसोटोप्स जब बनने लगे समस्थानिक तब प्रॉब्लम होने लगा। तो बिकॉज इनका प्रॉब्लम मेनली क्यों हो रहा था इनकी आवर्त सारणी में, क्योंकि इन्होंने तत्वों का जो आवर्ती फलन वाला गुणधर्म होता है वो परमाणुओं के द्रव्यमान से कंपेयर किए थे उनको। इसीलिए अगर वो तुलना कर देते परमाणु की संख्या से, तब फिर प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धि और इनका लिमिटेशंस के बारे में, जो हम डिटेल से बता दिए हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, तो ये जस्ट अभी आपको बताए थे कि 18 टोटल ऊर्ध्व स्तंभ थे और 7 जो 36 पंक्तियाँ थी उनको आवर्त कहते थे और 18 स्तंभ को समूह कहते थे। अब आगे देखते हैं। ये हमारा आधुनिक पीरियोडिक टेबल है जो अभी तक पॉपुलर है, बहुत फेमस था और अभी भी है, और अभी तक कोई लिमिटेशंस तो नहीं आया है। आगे देखते हैं कब तक ये फेमस रहता है। तो इसमें धातु, उपधातु और अधातु आप जैसा कि देख रहे हैं, धातु हमारा इस कलर से है, ये वाला। उपधातु जो है मेटलॉइड्स, ये है। ये जो बताए थे टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहती है, ऐसा कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखा करके ये बना हुआ है। उसके बाद अधातु इस साइड है, ये सारा। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उपधातु अगर एक पार्ट में इसको डिवाइड कर दे तो इधर वाला जो भी है वो अधातु है और इधर वाला जो भी है वो धातु है। जितना आप इधर आएंगे उतना धात्विक प्रॉपर्टी यानी धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा,
जितना आप उधर जाएंगे उतना अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है। क्लास 10 के लेवल पे इस पीरियडिक टेबल में आप 20 तक याद कर लें या मैक्सिमम आप 36 तक याद कर लें, वही काफ़ी है। और हायर क्लासेस के लिए अगर आप चाहते हैं टोटल ये पीरियडिक टेबल लर्न कर लें, क्योंकि हम लोग को भी किए थे, हम भी अपने समय में किए थे, और उसका हम एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। वैसे आपके पास ऑलरेडी अगर कोई तरीका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो एक देखिए कितना अच्छा तरीका है। ग्रुप वाइज हम पहले एलिमेंट्स को याद रखते हैं। तो जैसे पहला ग्रुप का ये एलिमेंट है, ये सारा, तो एक साथ इसको पढ़ेंगे ये सारे को। तो इसको हम ऐसे, जो उसका एक्रोनेम है यानी स्टार्टिंग का जो वर्ड है, लेटर है, जैसे एच है, एल आई है, एन ए, के, आर बी, सी एस, एफ आर, इसी टाइप से हम पढ़ेंगे इसको। तो इसको हम पूरा फर्स्ट ग्रुप को बोल सकते हैं हली नाक रब कस फर। हली नाक रब कस फर, इस तरह से फर्स्ट ग्रुप याद हो जाएगा। दूसरा ग्रुप ऐसे ही पढ़ेंगे तो बे मग का सर बारा, बे मग का सर बारा, इस हिसाब से दूसरा ग्रुप याद हो जाएगा। तीसरा ग्रुप देखना चाहें, ये एस ब्लॉक आगे जाके हो जाएगा। ये दोनों ग्रुप जो है ना एस ब्लॉक कहलाता है, ये पूरा पी ब्लॉक कहलाता है आगे जाके। सबसेल जब आप पढ़िएगा ये आ जाएगा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक में 2 था, पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट हैं, मतलब 6 ग्रुप हैं, और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है। और ये आता है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में 14। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ना, ये 14 का ग्रुप है। तो ये भी हम आपको बताएंगे कैसे याद रखते हैं। ऐसे एक्रोनेम मतलब उस स्टार्टिंग का नाम जो है उसको पढ़ के हम लोग पूरा याद रख सकते हैं। तो एस ब्लॉक में आप देखिए हलीनाक रबकस फर, हलीनाक रबकस फर पहला ग्रुप का बोले थे। दूसरा ग्रुप का क्या था, बेमग कासर बारा। अब देखते हैं तीसरे ग्रुप का, तो बाल गा इन तल, देखिए बी ए एल, तो बाल गा इन तल ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। फिर क सी जे सन पब, क सी जे सन पब, ऐसे इसको बोल सकते हैं चौथे वाले ग्रुप को। पांचवा ग्रुप जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नप अस सब बी, नप अस सब बी, इस तरह से। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ऐसे भी बोलना आसान है। अब उसके बाद ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप वाला एलिमेंट है, जो 6 ग्रुप वाला है, उसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये है हमारा ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम, इस तरह से बोल सकते हैं। फिर अगले वाले इस वाले को जिसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली है, इसको ऐसे भी बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, यानी इसको हेलोजन्स बोलते हैं। ये वाला जो है इसको हेलोजन्स बोलते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, ऐसे आप बोल के देखिए, बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। और ये हमारा स्पेशल जो है वो उत्कृष्ट गैसों का समूह जो ग्रुप है नोबेल गैसेस का, इनर्ट गैसेस का, उसको क्या बोलते हैं, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, 2 10 18 36 54 86। तो इसका अगर आपको परमाणु संख्या मतलब याद रहेगा, एटॉमिक नंबर याद रहेगा, तो बाकी सबसे आप कंपेयर करके बना सकते हैं। अब आते हैं डी ब्लॉक को कैसे याद रखेंगे। तो डी ब्लॉक देखिए, उसमें टोटल 10 एलिमेंट हैं, यहाँ से 21 से शुरू होके 30 तक जाता है। तो ये हम इसको 3D बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले लाइन को हम 3D सीरीज़ बोलेंगे। आगे जाके ये सब आपको पता चलेगा। इसको 4D सीरीज़ बोलते हैं और इसको 5D सीरीज़ बोलते हैं। ये तीसरा, ये 4D सीरीज है और ये 5D। और इस वाले लाइन को अभी खाली इसलिए नहीं याद करते क्योंकि ये वाला इनकम्प्लीट होता है, इसलिए इसको याद नहीं रखना है, उतना ज़रूरी है। 3D सीरीज देखिए कैसे पढ़ेंगे, SC से शुरू होता है और ZN तक जाता है। तो ऐसे इसको पढ़ सकते हैं, शक्ति भीसर मन फे को नी कु जन, शक्ति भीसर मन फे को निकुजन, शक्ति भीसर मन फे को निकुजन, इस तरह से 3D सीरीज आप बोल सकते हैं। फिर 4D सीरीज जो है वो Y से शुरू होता है और CD पे ख़त्म होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यजर नब मो टक रू रह पड अग सड, यजर नब मो टक रू रह पड अग सड,
इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, याद रहेगा। और पहला अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो लास्ट वाला तो याद होगा ही होगा, क्योंकि 21 से 30 तक जाएगा, 10 ही इसमें एलिमेंट हैं। अब 5D सीरीज का देख लें। La लेंथेनम से स्टार्ट होता है और यहाँ पे मरकरी पे ख़त्म होता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? LAHF, ला हफ ता व री ओस इर पट औ हज, यानी ला हफ ताव इर, ला हफ ताव रियोस इरपट औहज, ला हफ्ताव रियोस इरपट औहज, ऐसे बोलिए 2-3 बार, वो आ जाएगा धीरे धीरे, तो याद हो जाएगा, वो टंग पे, टिप ऑफ द टंग वो बैठ जाएगा। अब लेंथेनाइड का देखते हैं और एक्टिनाइड का देखते हैं। ये पूरे सीरीज को बोलते हैं लेंथेनाइड, और एफ ब्लॉक में 2 ही होता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड को क्या बोलते हैं? देखिए, CEPR, CE से स्टार्ट होगा, LU से ख़त्म होगा। तो ऐसे पढ़ते हैं, से पर नद पम सम यू गद तब दाई हो ईर तम यब लू, से पर नद पम सम यू गद तब दाई हो ईर तम यब लू। इस तरह से आप यहाँ तक याद रख सकते हैं। फिर एक्टिनाइड सीरीज़ का देख लेते हैं। एक्टिनाइड सीरीज़ का क्या होगा? TH से स्टार्ट होगा, LR पे ख़त्म होगा। तो थ पा उ नप पू अम सम बक कफ एस एफमद नोलर। तो थपाऊ नपपू अमसम बक कफ एस एफमद नोलर, इस तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये था कि प्रेडिक्टेबल को कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कैसे इसको ग्रास्प करते हैं, बहुत अच्छे से हम जितना अपने लेवल से हो सका हम डिस्कस किए। आप इसको याद रख लीजिए, ताकि जितने भी प्रॉब्लम केमिस्ट्री में है ना, अगर आप पूरा याद रखते हैं तो पूरा का पूरा ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत मज़ा आएगा उसके बाद पढ़ने में। ये तो था प्रेडिक्टेबल का। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो बाकी चीज़ था वो तो हम वहाँ पे बता ही दिए, इसका गुण और प्रवृत्ति जो भी थी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। ये तो था हमारा जो आपको दिखा रहे थे, NCERT का रेफरेंस लेके बहुत सारा चीज़ बताया। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अ लॉट ऑफ थैंक्स।